पाकिस्तान के मशहूर लेखक हैं अनवर मसूद। दरअसल वो लिखते हैं और कहते भी हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में नमक पैदा करने में, नमक उत्पादन में दूसरे दर्जे का देश है, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है। अगर हम बात करें नमक हराम पैदा करने में तो पाकिस्तान अव्वल दर्जे का देश है। दरअसल 19 नवंबर 2023 को सना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी पत्रकार होती है। सोशल मीडिया पर वो इंटरव्यू कर रही थी। सामने एक लेखक है जिसका नाम नबील होता है। नबील से सवाल किया जाता है और नबील ने अनवर मकसूद का वो हवाला दिया कि पाकिस्तान नमक पैदा करने में दूसरे नंबर पर है तो नमक हराम करने में पहले नंबर का देश है। वो कहते हुए थोड़ा झिझकते हैं, परेशान होते हैं। कहते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे देश में जाता है और जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसके एक एक कपड़े को उतारा जाता है, देखा जाता है कि कहीं इसके पास कोई हथियार तो नहीं है, इसके पास कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, और जब उसे चेक कर लिया जाता है तब उसको कपड़े दे दिए जाते हैं। यानी कि हर पाकिस्तानी को दूसरे मुल्क में जाने पर इसी तरह की शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है। और जब इस देश के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि यहाँ पाकिस्तान दहशत को ज्यादा अहमियत देता है। यही नहीं, हिंदुस्तान ने भी कई ऐसे लोगों के नाम दिए, एक लिस्ट दी कि ये इतने इतने लोगों ने हमारे देश में दहशत फैलाई है और ये तुम्हारे देश में है, तुम इन्हें वापस कर लो। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया और यही वजह है कि पूरी दुनिया में उसकी बदनामी होती रहती है। लेकिन वो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग होने लगती है। दरअसल उसमें कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। बस ये खबर जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगती है तो हर कोई ये जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ है। भाई दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है, मोस्ट वांटेड डॉन होता है, आतंकवादी होता है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है। इसको ही समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। मैं बात कर रहा हूँ 17 दिसंबर 2023 को सुबह से ही इंटरनेट पर मंदी सी छा जाती है। उसकी जो इंटरनेट सेवा थी वो बंद सी हो जाती है। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे थे। एक कारण ये कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान हैं, उनकी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा ना हो कि इनका प्रदर्शन हाइप ले जाए और विपक्षियों को ऐसा मौका न मिल जाए, तो इसलिए उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को ठप कर दिया जाता है। अब सोशल साइट चाहे वो कोई भी हो, गूगल, ट्विटर या फिर यूट्यूब हो, जितने भी थे सब के सब ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन एक और खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। दरअसल उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की कराची में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है और जहर देने के बाद उन्हें जल्दी से आगा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। अब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और अब लोगों ने इस पे खबर बनानी शुरू कर दी। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है इस खबर के इर्द गिर्द भी नहीं जाती। एक पत्रकार हैं आरजू काजमी, जो कि पाकिस्तान की हैं। उन्होंने 14 मिनट 31 सेकंड की एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी, जबकि इंटरनेट नहीं था। उन्होंने VPN का सहारा लिया। सहारा लेने के बाद इसी वीडियो को अपलोड किया। अपलोड करते ही ये वीडियो वायरल होने लगता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस वीडियो को देखा जाने लगा और लोगों ने इसमें इतना इंटरेस्ट दिखाया कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है। यही जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इस पत्रकार के बारे में, जिनका नाम आरजू काजमी है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि इनका ये टॉप 10 वीडियो में शामिल हो जाता है। यानी कि अभी तक जो इनका वीडियो देखे गए हैं उन सभी वीडियो में टॉप 10 में ये वीडियो शामिल हो जाता है। साल 2009 से ये यूट्यूब पर काम कर रही हैं और वीडियो बनाती हैं, अपलोड करती हैं। सबसे ज़्यादा जो वीडियो इनका देखा गया है वो अभी तक 6 लाख और 1,000 लोगों ने इनका अधिकतम वीडियो देखा है। अब जैसे ही ये वीडियो बनाकर डालते हैं तो पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में इनकी वाहवाही शुरू होने लगती है और हर कोई जानने लगता है कि आखिरकार आरजू काजमी है कौन, कैसा वीडियो बनाया है, क्या मामला है। अब यहाँ के कुछ जो ट्रेंडिंग मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इन्हें अपने चैनल पे लिया और इनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा
कि दावा किया गया है, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा था और मैंने भी ये खबर बनाई और बनाते ही इसके बारे में बताने की कोशिश की। हमारे कुछ साथियों ने जो दाऊद इब्राहिम के समधी हैं, बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में भी एक शादी की थी और जब यहाँ से भाग जाते हैं, जब पाकिस्तान में जाके रहते हैं तो वहाँ पे शादी कर लेते हैं। उनको एक बेटी पैदा होती है, उस बेटी की शादी करते हैं। पाकिस्तान का एक क्रिकेटर होता है जावेद मियाँ, उनका एक बेटा होता है जुनैद। जुनैद से अपनी बेटी की शादी करते हैं और जब पाकिस्तान के मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने उस पूर्व क्रिकेटर से पूछा कि भाई तुम्हारे समधी की हालत कैसी है, उन्हें क्या किसी ने जहर दिया है, तो कहते हैं कि भाई मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अब ये यहाँ पर एक बात और खड़ी हो जाती है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अब इंडियन मीडिया ने जितना भी हिसाब किताब था वो लगाना शुरू कर दिया कि आखिरकार क्या बात है। एक तरफ भारत के एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू चल रहा था आरजू काजमी का और आरजू काजमी से लगातार सवाल किए जा रहे थे। इसी बीच में एक पत्रकार है अरविंद ओझा, जो कि बहुत मशहूर पत्रकार हैं, उनसे पूछा गया कि तुमने अपने सोर्स के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की कि नहीं कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ है। वो कहते हैं कि मैंने छोटा शकील से संपर्क साधने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम के जितने भी गुर्गे हैं, कई गुर्गों से जो अलग अलग देशों में हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दाऊद इब्राहिम को कुछ नहीं हुआ है। दरअसल ये खबर सरासर झूठी है। अब एक तरफ झूठी करार दे दिया जाता है और दाऊद इब्राहिम यानी कि वे पहली बार उसके साथ ये हादसा नहीं हुआ है। पहली बार की अगर हम बात करें, साल 2016 में पाकिस्तान से खबर आती है कि उसकी टांग में गैंग्रीन हो गया है और टांग में सेप्टिक होने की वजह से पूरा शरीर बेकार हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये बात बहुत तेजी के साथ चल रही थी और बहुत तेजी के साथ दब भी जाती है। अगला साल आता है, साल 2017 में फिर से ये खबर फैल जाती है कि दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ गया है और दाऊद इब्राहिम मर गए हैं। बस ये बहुत तेजी के साथ खबर जैसे फैली थी, फिर उसी के हिसाब से खबर थोड़ी बैठ जाती है। 2-3 साल बीते आते हैं। साल 2022 में ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया है और दाऊद इब्राहिम मर चुका है। फिर ये खबर बहुत तेजी के साथ फैलती है और उसके बाद फिर खबर दब जाती है और अब 17 दिसंबर 2023 को ये खबर फैलती है कि कराची में जब अपने घर पर थे तो किसी ने उन्हें खाने में जहर मिलाया और जहर मिलाने के बाद खाना दे दिया और वो अब अपनी जिंदगी की मौत की जंग लड़ रहा है। अब इस बात पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सच है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि दाऊद इब्राहिम को बाकी में जहर दे दिया है और दरअसल दाऊद इब्राहिम की मरने की खबर सच हो सकती है या नहीं। इसकी पुष्टि हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान और भारत के लगभग 30 दुश्मनों को मिस्टर इंडिया ने मार दिया है। मिस्टर इंडिया मूवी आपने देखी होगी, अनिल कपूर की है। असल में मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो अपना काम करता रहता था। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने भारत को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाया है, उनको एक अदृश्य ताकत, अदृश्य शक्ति गोली चलाती है, मार देती है। अगर हम बात करें 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी में बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कराची में 28 फरवरी 2023 को खालिद रजा की हत्या कर दी जाती है। 4 मार्च 2023 को खैबर पख्तूनख्वा में सैयद नूर सालोवर की हत्या कर दी जाती है। 1 अगस्त 2023 को कराची में सरदार हुसैन की हत्या कर दी जाती है। 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है उसमें अबू काजमी की मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में शहीद लतीफ़ की हत्या कर दी जाती है और लगभग 30 ऐसे लोग जो कि भारत के मोस्ट वांटेड हैं, उनकी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह जाकर कोई अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर हत्या कर देता है। और ये जितने भी लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं भारत को चोट देने वाले थे, परेशान करने वाले थे। अब इस बात से खुशी भी जाहिर होती है कि यहाँ बाकी जो भारत के दुश्मन हैं उन दुश्मनों को पाकिस्तान देश के अंदर कौन मार रहा है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं। जैसे फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि रो का जो एजेंट होता है वो किसी न किसी रूप में भेष बदल के रहता है। मैं आपको बता दूं कि अजीत डोभाल, इनकी मैंने एक कहानी सुनी है। अजीत डोभाल 15 साल तक पाकिस्तान में रहे थे
और वहाँ पर उसमें दाढ़ी बढ़ाकर ऐसे रहते हैं। रॉ एजेंट थे और उन्होंने किस तरह के काम किए थे। हो सकता है कि इंडिया के रॉ एजेंट इस तरह के बदमाशों को, इस तरह के लोगों को, आतंकवादियों को ठिकाने में लगा रहे हों। हो सकता है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी दाऊद इब्राहिम को किसी ने जेल दे दिया हो और उसको मारने की कोशिश की हो। और अभी पाकिस्तान की सरकार इस बात की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है और शायद कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं करेगी, क्योंकि पुष्टि इसलिए नहीं करेगी, अगर पाकिस्तान ने इस बात की पुष्टि कर दी तो भारत बहुत समय से पाकिस्तान से बार बार कह रहा है कि हमें दाऊद इब्राहिम सहित इतने लोग जो हमारे देश में नुकसान पहुंचा चुके हैं उनको हमें वापस दे दिया जाए। तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि पाकिस्तान ही तो दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को पनाह देता है। इसलिए ही वो ईमानदारी का चोला पहनकर ये कभी भी साबित नहीं होने देगा कि कराची में या किसी अन्य जगह पर पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम था या नहीं, जिंदा है या नहीं। कभी भी ये बात शायद पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा करेगा नहीं। इसलिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पर काम करने वाले कुछ लोग भले ही चाहें अपनी कहानियों के माध्यम से इसको बताते चलें, लेकिन दाऊद इब्राहिम है कौन, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक खेड़ एक जगह है, वहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल होता है मुंबई में, इब्राहिम कासकर। उसके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है दाऊद इब्राहिम। ये 25 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ था और इस लड़के की माँ का नाम होता है अमीना बी, जो कि गृहिणी होती है। पिता इसका पुलिस कांस्टेबल होता है। जब ये स्कूल में पढ़ रहा था तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही इसका मन करा कि पढ़ाई छोड़ देते हैं और उसे बचपन से ही एक शौक लग जाता है किसी के साथ धोखाधड़ी कर देना या किसी का सामान चोरी कर लेना, मौका पाते ही लूट कर लेना, मौका पाते ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डकैती डाल देना। ये जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इसका कद भी बढ़ रहा था और ये गैंग से जुड़ जाता है और गैंग से जुड़ने के बाद फिर इसने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। हत्याएं, लूट, डकैती भी किया करता था। इस तरह से काम कर रहा था। लगातार इसका कद बढ़ने लगता है और इसने 1970 के आसपास अपने बड़े भाई, जिनका नाम होता शब्बीर इब्राहिम कासकर, उनके साथ मिलकर एक गैंग बनाया और गैंग का मुखिया बना दिया अपने बड़े भाई को। लेकिन पठानों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और पठानों ने इसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद फिर इसने अपनी डी कंपनी बनाई और डी कंपनी बनाने के बाद इसने सोने की तस्करी हो या रियल एस्टेट पर कब्जा करना हो या फिर किसी की भी जमीनों पर कब्जा करना, ये सब इसका चलता रहा। जबरन वसूली करना, रंगदारी मांगना और सबसे ज्यादा इसका मामला जो फेमस होता है वो होता है मादक पदार्थ, यानी कि नशीली चीजें, चाहे वो ड्रग्स हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो। अब इस तरह की तस्करी करना और ज्यादा से ज्यादा पैसे उतारना। समद खान एक व्यक्ति होता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आता है। तो साल 1986 में ये मौका पाते ही मुंबई से सीधा दुबई भाग जाता है और दुबई भागने के बाद फिर ये वहीं से बैठकर अपना पूरा नेक्सस चला रहा था। अब मुंबई के अंदर इसके जो गुर्गे होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग गुर्गे थे और इसी हिसाब से इसके साथ जुड़ जाते हैं लगभग 5000 सदस्य, जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और दाऊद इब्राहिम के लिए कभी भी गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से लगातार इसका लंबे समय से चल रहा था। अब चाहे कोई भी फिल्मी हस्ती या उद्योगपति हो, कोई भी हो, अब अगर दाऊद इब्राहिम ने किसी से कुछ बोला कि मुझे इतना माल चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी जमीन चाहिए, तो किसी की क्या मजाल कि दाऊद इब्राहिम की किसी की बात को टाल दे। और ऐसे ही लगातार दाऊद इब्राहिम का गेम चलता रहता है। और साल 1993 की बात है। 1993 में मुंबई के अलग अलग 12 हिस्सों में बम ब्लास्ट हो जाते हैं और जब बम ब्लास्ट होते हैं तो इसमें लगभग 27 करोड़ का नुकसान होता है। 257 लोगों की इसमें मौत हो जाती है, 713 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। पुलिस जब इस मामले की जांच करती है, इंटरपोल और एनआई इस मामले की जांच करती हैं, तो पता लगता है कि इस पूरे 12 के 12 सीरियल ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड होता है वह मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम होता है। और तभी से भारत की अलग अलग संस्थाओं को इस दाऊद इब्राहिम की तलाश शुरू हो जाती है। साल 2003 में इंटरपोल इस पर एक इनाम घोषित करता है। वो इनाम था 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर का, जिसके 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर को अगर हम आज उसको गुणा करते हैं 83 रुपए से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपए हो सकता है। दरअसल इतना रुपए की किसी भी देश का भला हो सकता है। पाकिस्तान अगर बाकी अपना भला चाहता है तो वो कराची में जहाँ भी छुपा हुआ है दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले कर दे और इतना मोटा इनाम है वो अपना कर्जा भी उतार सकता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको दहशतगर्द फैलाना है
उसको गलत काम करने हैं, भले ही चाहे उसके कितने भी पाकिस्तानियों की किसी भी देश में जाने के बाद कपड़े उतरवाए जाए, चाहे कितनी भी बेइज्जती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अब कभी ये सच सामने आएगा या नहीं आएगा, या फिर ऐसे ही दाऊद इब्राहिम की मरने की खबर आती रहेगी। हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं सिर्फ एक मुखौटा लेकर दाऊद इब्राहिम के नाम का घूम रहे हैं, ताकि आज भी उसके नाम से वसूली की जा सके, आज भी उसके नाम से जो धंधे हैं वो चल सकें। इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, ये तो भारत की जांच करने वाली एजेंसियां ही बता सकेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।